हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, हम हिंदू की बात करते हैं। और हम गर्व से कहते हैं, हमारे लिए हिंदू का अर्थ है भारत में रहने वाला हर व्यक्ति जो भारत माता को प्रेम करता हो, जो भारत के संविधान में विश्वास करता है और जो भारत के कल्याण के विषय में सोचता और समझता हो। आप तो मोहन भागवत का लाइन नहीं, मैं मोहन भागवत जी की लाइन मुझे नहीं पता, ये मेरी अपनी लाइन है, ये मेरी अपनी लाइन है और हर भारतीय की लाइन होगी। मुझे अपनी बात कृपया पूरी करने दीजिए। तो हम बात करते हैं हिंदू की, और इसमें हमें गर्व है। ये बात बताइए कि अगर हिंदू की बात करने के लिए भारत के लोग बात नहीं करेंगे तो हमारी बात करने के लिए जर्मनी से कोई नहीं आएगा, इंग्लैंड से कोई नहीं आएगा, ईरान से कोई नहीं आएगा, अफगानिस्तान से कोई नहीं आएगा। हमारी बात हम ही करेंगे, हम बहुसंख्यकों की बात करेंगे। और एक भी उदाहरण बता दीजिए, कोई योजना बनी हो। जब हम कोई योजना बनाते हैं तो क्या उसमें भेदभाव किया जाता है कि इस जाति को मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी? आप बताइए। और कांग्रेस के समय में किस तरह से भेदभाव करके तुष्टीकरण के कारण इस तरह की योजनाएं बनाई गई कि बहुसंख्यक परेशान हो और एक समुदाय विशेष का वोट लेने के लिए राष्ट्र हित को बिल्कुल नीचे गिरा दिया गया और राष्ट्र के लिए घातक चीज़ें पैदा कर दी गई। किसने किया? वक्फ बोर्ड पर आते हैं हम, वक्फ बोर्ड पर आते हैं। वक्फ बोर्ड में मुझे बताइए क्यों ऐसा बोर्ड बनाया गया कि उसके पास इतनी ज़मीनें हों? क्यों? उसके ज़रूरत क्या है उसकी? मुझे बताइए उसकी ज़रूरत क्या है? तो फिर सारे धर्म के लिए एक एक बोर्ड बनाए जाएंगे इस तरह के? क्यों बनाए जाए? जब भारत ये 2014 ही से क्यों हो रहा है सब मैडम? ये वक्फ बोर्ड कब बनाया गया? वक्फ बोर्ड कब बनाया गया बताइए? पहले से चल रहा है। तो ठीक है, बहुत सारी गलतियां जो की गई क्या वो सुधारी नहीं जाएंगी? वो 370 वक्फ बोर्ड या कोई और चीज़ हो, क्या वो सुधारी नहीं जाएंगी? वो सुधारी जाएंगी समय आने पर। और हर वो मुसलमान जो भारत से प्रेम करता है, जो यहाँ रहा, वो भारत का हिस्सा है, वो भारत के लिए लड़ता रहा है। अब्दुल कलाम इस भारत का हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी, मेरा वाक्य पूरा करने दीजिए, हम सैल्यूट करते हैं, उन्हें हम अपने पलकों पे बिठाते हैं, पर किसी भी याकूब मेनन को यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में इलेक्शन है इस साल के अंत में, तो क्या आपकी सरकार, एनडीए की सरकार फिर वापस आएगी? तेजस्वी यादव एक तरफ ताल ठोक रहे हैं कि इस बार नीतीश चाचा गद्दी से उतर जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि तेजस्वी को कोई भी नैतिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार नहीं है कि वो कोई भी बात करें। वो व्यक्ति जो परिवार के लिए राजनीति करता रहा है और जिनके लिए सरकार का मतलब होता है परिवार, और परिवार के कितने ज़्यादा लोगों को पद मिल जाए। दूसरा विषय, आपने एनडीए के विषय में बात किया, तो अब बिहार की जनता उस दौर से आगे निकल गई है जब जाति के नाम पे उनको भड़काया जाता था, जब जाति के नाम पर वोट मांगे जाते थे, या उस समुदाय विशेष को भय से भरा जाता था कि अगर सरकार आएगी एनडीए की सरकार तो वो आपके लिए कितना असुरक्षित वातावरण बना देगी। क्योंकि अब ये जनता समझ चुकी है कि जब हम अंत्योदय की बात करते हुए एनडीए की सरकार, देश में नरेंद्र मोदी जी और बिहार में विकास पुरुष कालजाई दोनों व्यक्ति, अगर मैं कहना चाहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, दोनों व्यक्ति कालजाई हैं जिनके पीछे ना एक अपनी संतानों की कतार है जिन्हें सफल करना है। उन्हें, उनके लिए जो भी है वो बिहार की जनता है, और बिहार की जनता के लिए वो सब कुछ करेंगे जो एक पिता अपनी संतान के लिए करता है। तो बिहार की जनता अब इस बात को अच्छी तरह से समझ चुकी है, एनडीए सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है। तेजस्वी यादव का ये भी दावा है कि फुल बहुमत में राजद की सरकार इस बार बनने जा रही है। उनके साथ मेरी सहानुभूति है, और सहानुभूति उसी के साथ होती है जो अयोग्य होता है, और बिहार की जनता ऐसे अयोग्य व्यक्ति को कभी भी अपने लिए सत्ता के लिए नहीं चुनेगी। मैडम, आपने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है तेजस्वी यादव पर कि परिवारवाद की पार्टी है या परिवार के लिए वो तेजस्वी यादव करते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, बहुत इसमें सुना है आपने कि हाथ कंगन को आरसी क्या, तो वो परिवार के लिए ही करते हैं, परिवार के लिए नहीं परिवार के लिए ही करते हैं। और वो जाति, जिस जाति के नाम पर वो वोट मांगते हैं, बहुत मजबूती के साथ मैं कहना चाहती हूँ, वो जिस जाति की भावनाओं को बरगला कर वोट मांगते हैं, और जिस समुदाय की भी बात कर रही हूँ मैं, उस समुदाय की भी बात कर रही हूँ, जब उन्हें परिषद में जगह देनी होती है तो किसी दूसरे प्रदेश के उस व्यक्ति को लाते हैं, मुस्लिम समुदाय के, आपको तो पता ही होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहती, जो हरियाणा में बैठ के उनके पैसों की डीलिंग करता है, उनके काले पैसे को कहाँ छिपा कर रखा जाए ये देखता है। क्यों नहीं वो इतने अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को क्यों नहीं एक अच्छी जगह दे दी जाती? आप उसी समुदाय को तो भड़का के वोट मांगते, उसी से मांगते हैं ना आप वोट, तो उनको जगह दीजिए आप। और अगर आप जातिवाद की बात करते हैं, मैं मजबूती से कहती हूँ, मैं अपने बारे में कहती हूँ कि मैं हिंदू हूँ पहले, फिर मैं पटेल हूँ, अगर तो मैं अपने समुदाय के लोगों का विशेष रूप से, अपनी जाति के लोगों का मान लीजिए मैं विशेष रूप से करूँगी, तो आप भी अपनी जाति के लोगों का विशेष रूप से करिए ना। जब आपको लगे कि किसी को डिप्टी सीएम बनना है तो आप अपनी जगह किसी और को बनाएं, लालू जी अपने बेटे की जगह किसी और को बनाएं। उन्हें लगे कि महिला को ही मुख्यमंत्री बनाना है तो राबड़ी जी की जगह किसी और को बनाएं। यकीन मानिए, अगर उनमें जिस दिन ये साहस आ गया उन्हें छपरा में लड़ाने के लिए, सारण में अपनी बेटी सिंगापुर से क्यों याद आती है? यदुवंशी कोई भी बहन इस लायक नहीं थी कि उसको लड़ाया जा सके। और जिस दिन वो ऐसा करेंगे
यकीन मानिए मैं पहली व्यक्ति होंगी जाके उनकी तारीफ करूंगी। लेकिन राहुल गांधी का ये आरोप लगता है आप लोगों पर कि भाजपा हिंदू मुसलमान की ही राजनीति पे ही विश्वास करती है। पहले तो मुझे उनके समझदार होने पे संदेह है, राहुल गांधी के। वो क्या बोलते हैं और मुझे उन पे दया आती है, और इस बात की दया आती है कि अपने इर्द गिर्द थोड़े समझदार लोगों को क्यों नहीं रखते हैं। मतलब वो उनके दुश्मन है जो उनके आसपास हैं, उन्हें ज़्यादा ऐसे पढ़े लिखे हैं मैडम, पढ़ाई लिखाई हुनर और मोदी जी से समझदारी काफ़ी होना। ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो। भारत की संस्कृति में, भारत के संविधान में नेता होने के लिए, प्रधानमंत्री होने के लिए पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा लोगों का जनप्रिय होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और नरेंद्र मोदी जी लोगों के हृदय में बसते हैं। मतलब देश के लिए उनके पिताजी और दादी शहीद हो गए। देश के लिए जैसे उनके पिताजी शहीद हुए, जैसे उनकी दादी जी शहीद हुए, वैसे हजारों सैनिक सरहदों पर शहीद हुए।